हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जो कि आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स में एक न्यूली एडेड चैप्टर है जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपीज। मतलब प्रीडोमिनेटली स्पीकिंग इसमें हम लोग वैसे पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में बात करेंगे, बट हाँ छोटा मोटा कुछ एलएलपीज के बारे में भी इसमें है, वो बिल्कुल लास्ट में जाके यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो वैसे तो देखो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल बातें करी थी जिसमें हमने डिसोल्यूशन का मतलब डिस्कस किया था। डिसोल्यूशन कब कब होता है, क्या क्या तरीके होते हैं डिसोल्यूशन के, क्या क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे डिसोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा एक मैंने आपको अलग ही इंपॉर्टेंट सेक्शन कराया था जिसका नाम था सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो उसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी थी कि भाई अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है या कोई लॉस है तो वो कैसे मीट किया जाता है। जब एसेट्स को बांटने की बारी आती है, लाइबिलिटीज को पे करने की बारी आती है डिसोल्यूशन के टाइम, तो किस ऑर्डर में पे किया जाता है, किसको पहले देना होता है, किसको बाद में देना होता है, इस तरह की बहुत सारी बातें हमने करी थी। फिर जो मेन प्रैक्टिकल बात हमने इस चैप्टर में शुरू करी थी वो थी क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही होती है, बिजनेस बंद हो रहा होता है, तो जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको भी क्लोज करना होता है। तो मेन जो हमें एज एन अकाउंटेंट इसमें सीखना है वो है क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसमें हमने भी देखा था कि एक मेन अकाउंट बनाया जाता है, एक खास अकाउंट बनाया जाता है क्लोज करने के लिए बुक्स को, जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो मैं एक बार फटाफट से रिकैप कर लेता हूं मेनली रियलाइजेशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, और फिर आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखना शुरू करेंगे इस चैप्टर के। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें सबसे पहले जो काम करना होता है, सबसे पहले हमको एसेट्स को उठा के अपनी बैलेंस शीट से ट्रांसफर करना होता है और लाइबिलिटीज को भी बैलेंस शीट से उठा के यहां पे ट्रांसफर करना होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा अल्टीमेट मकसद है कि धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम अपनी बैलेंस शीट को खाली कर दें, एसेट्स रियलाइज कर लें, लाइबिलिटीज को पे कर दें। मेन यही इसमें हमारा मकसद होता है। तो हम लोग एसेट्स कैसे खाली करते हैं, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे एक एक करके सारे एसेट्स को ले लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ एसेट्स नहीं लेने होते, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि कैश या बैंक अकाउंट नहीं लेना होता, पीएनएल का अगर कोई डेबिट बैलेंस है या कोई भी और फिक्टिशियस एसेट है जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो नहीं लेना होता। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का अगर कोई डेबिट बैलेंस है वो भी एसेट साइड पे नजर आता है, वो नहीं लेना होता। और इसके अलावा अगर कोई लोन टू पार्टनर है वो भी हमको यहाँ पे नहीं लेना होता। लेकिन ध्यान का रखना, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे गुडविल है तो वो एक परचेज गुडविल होती है, यानी इट इज जस्ट लाइक एनी अदर इंटेंजिबल एसेट, तो हमें गुडविल को नॉर्मली यहाँ पे लेना होता है। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड पर हम लोग एक एक करके लाइबिलिटीज को खाली करते हैं। तो हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की जो भी लाइबिलिटीज हैं, जहां पे मेनली स्पीकिंग यहाँ पे आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी आती है, वो हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी होती है। अब लाइबिलिटी साइड से एक एक चीज नहीं लेनी है हमें, कुछ एक्सेप्शन है। जो चीजें हमें नहीं लेनी यहाँ पे वो है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ऑफ कोर्स जो लाइबिलिटी साइड में नजर आ रहा है वो नहीं लेना, रिजर्व्स वगैरह अगर हैं वो नहीं लेने, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है नहीं लेना, लोन बाय पार्टनर है ये नहीं लेना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर कोई एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना हुआ है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वो आपको यहां पे लेना होता है। तो ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया था कि भाई अगर हमारी बैलेंस शीट में डेटर्स ग्रॉस वैल्यू में आ रहे हैं और एसेट साइड में हम लेस करके प्रोविजन करके नेट फिगर दिखा रहे हैं डेटर्स की, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में नेट फिगर नहीं लेनी है, हमें डेटर्स के ग्रॉस वैल्यू लेनी है टोटल, और प्रोविजन की जो भी अमाउंट है वो हमें लाइबिलिटी की तरफ लेनी है। क्लियर हो रहा है? बाकी क्वेश्चन में जो आएगा तो आपको और क्लियरली दिख जाएगा। फिर हम लोग एसेट्स को रियलाइज करते हैं यानी बेचते हैं, तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट। इसमें जो भी एक्चुअल रियलाइज्ड वैल्यू है, जितने भी एसेट्स बिके हैं वो हमको यहाँ पे लिखना होता है। ध्यान रखना है कि अगर एसेट रिकॉर्डेड हो तो भी लेना है, और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो वो भी हमें यहाँ पे लेना होता है। कभी कभी एसेट बेचते नहीं हम लोग, कभी कभी कोई पार्टनर ही ले जाता है घर एसेट को, तो उस केस में हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन यहाँ पे जो भी जिस भी एग्रीड वैल्यू पे पार्टनर लेके गया है वो ही लेना है हमको। और इसके अलावा एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, हमें दोनों भी यहाँ पे लेने। तो एसेट्स इन अदर वर्ड्स जो भी रियलाइज हो रहे हैं, चाहे टेकन ओवर हो रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड वाले एसेट्स हो रहे हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो रहे हैं, दोनों हमें यहाँ पे लेना होता है। बिल्कुल सेम वे में लाइबिलिटीज में भी यही करना होता है। डेबिट साइड पे अगर जो भी लाइबिलिटीज हमारी पे हो रही है वो हमको लेनी होती है, तो यहां हम लिख देते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो भी पे हो रहा है वो लेना है। और लाइबिलिटीज अगेन चाहे रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पे हो रही हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो रही है, दोनों भी हमें लेना है।
या फिर अगर लाइबिलिटीज कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, कोई जिम्मेदारी ले रहा है कोई लाइबिलिटी पे करने की, तो उस केस में हमें यहाँ लिखना होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन यहाँ पे जो भी एग्रीड वैल्यू है वो हमको यहाँ पे लेनी होती है, और लाइबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, दोनों भी हमको लेना होता है। ठीक है, बाकी एक हमने अलग से पॉइंट कवर किया था कि लाइबिलिटीज के केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी पे हुई कि नहीं हुई, तो हम अज्यूम करते हैं कि लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे होगी इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन ने बता दिया कि पे हुई, इतनी पे हुई, तो अलग कहानी है। नहीं बताया क्वेश्चन ने, तो हमें असम्पशन लेनी होती है कि बुक वैल्यू पे ही लाइबिलिटीज पे हो गई। लेकिन एसेट्स के केस में अगर एसेट्स की कोई जानकारी नहीं दी कि कोई पर्टिकुलर एसेट कितने पे बिका या बिका भी कि नहीं बिका, तो देन वी अज्यूम कि उस केस में वो एसेट बिका ही नहीं, मतलब वो एसेट या तो बिका ही नहीं है मान लो, या तो मान लो कि एसेट से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। क्लियर हो गया? तो ये अजम्पशन एक हमें ध्यान रखनी होती है। मैंने आपको बोल दिया था टू बी ऑन सेफ साइड, जो भी अजम्पशन आप लेते हो वो अजम्पशन हमको अपने आंसर में नीचे नोट के फॉर्म में लिख देना चाहिए, हमेशा वो एक अच्छी आदत रहती है। इसके अलावा एक चीज और आती है, अगर रियलाइजेशन के कुछ खर्चे वगैरह हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई खर्चे है, तो वो हमें यहाँ पे डेबिट साइड पर अगेन लिखने होते हैं टू कैश बैंक अकाउंट, वो क्वेश्चन वाला आपको बता देता है। फाइनली हमारा बैलेंसिंग फिगर जो बचता है जब हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं, तो या तो इधर बचता है डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे बचता है। डेबिट साइड पे बचता है तो इसको हम बोलते हैं गेन ऑन रियलाइजेशन, और इस पार्टनर्स के कैपिटल में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलरली अगर क्रेडिट साइड पे बचता है तो इसको हम बोलते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ये भी पार्टनर्स के कैपिटल में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? ठीक है, बाकी मैंने आपको इसके अलावा बच्चों जर्नल एंट्रीज भी बहुत सारी बताई थी। मैं वो जर्नल एंट्रीज एक एक तो नहीं डिस्कस कर रहा, मेन वाली बता देता हूं, एक बार फटाफट से रिकैप करा देता हूं। एक था लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर यानी लाइबिलिटी वाला जो होता था लोन, उसको हमें कैसे सेटल करना होता है, वो हमें कैश में सेटल करना होता है। उसकी एंट्री होती है लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और अगर इस सेटलमेंट में कोई फायदा नुकसान होता है तो फायदे नुकसान को हम खाली रियलाइजेशन अकाउंट के में दिखा देते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रकार का फायदा नुकसान भी हो रहा होता है तो वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही दिखाते हैं। इसी प्रकार से एक था लोन टू पार्टनर, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म के लिए एसेट है, तो वो हम लोग जनरली जो रिस्पेक्टिव पार्टनर है जिसका भी लोन है उसके कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट कर देते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है, मैंने बताया नहीं था शायद, मैं बता देता हूं इसके पीछे रीजन क्या है। देखो लोन टू पार्टनर क्या है भाई, लोन टू पार्टनर का मतलब है कि हमें पार्टनर से फर्म को पैसा रियलाइज करना है, और मोस्टली डिसोल्यूशन के केस में पार्टनर का जो कैपिटल होता है फर्म को वो कैपिटल सेटल करना होता है, मतलब पार्टनर को कैपिटल का पैसा उनको वापस देना है, लोन का पैसा लेना है। तो कोई मतलब नहीं कि भाई पहले मैं लोन का पैसा उससे लूं और फिर उसको कैपिटल का पैसा दूं। तो इसलिए हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देते हैं कि भाई क्या लेन देन कर रहे हैं हम उठा के, एक हम कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करके उसी को वहीं से अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं, और फाइनल जो एडजस्टेड अमाउंट है वो सेटल करेंगे। ये इसके पीछे कारण होता है कि हम इसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट से करते हैं। हालांकि कई जगह ये कैश से भी कराया जाता है, जैसे 12th के बच्चों को बताया जाता है इस लोन को भी कैश से एडजस्ट करो, लेकिन आपको कैपिटल से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा अगर कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स के कैपिटल में बढ़ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसी प्रकार से अगर कोई पीएनएल का लॉस है, मतलब डेबिट बैलेंस है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, कोई फिक्टिशियस एसेट है, तो हम राइट ऑफ कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में ही इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अलावा फिर हम लोग एक छोटी सी पॉइंट, मतलब मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमको बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी दिखेगा और करंट अकाउंट भी दिखेगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हमें उठा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और फिर सारी एंट्रीज हम थ्रू कैपिटल अकाउंट ही करते हैं। समझ आ गई थी बात? और लास्टली फिर हम लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, उसके बैलेंस को कैश या बैंक से ही एडजस्ट करते हैं। तो अगर कैपिटल में लास्ट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है यानी पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो वो सरप्लस होता है, मतलब वो कैपिटल का पैसा फर्म पार्टनर को वापस कर देती है। और उल्टा अगर डेबिट बैलेंस आ रहा हो कैपिटल में, नेगेटिव बैलेंस कैपिटल का आ रहा हो, तो वो डेफिशिएंसी होती है जो पार्टनर्स घर से लेके आते हैं, तो उसकी एंट्री कैश या बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाती है। मतलब सीधी बात यह है, क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, उसमें जो भी कैपिटल अकाउंट में जिस भी साइड बैलेंसिंग फिगर बचेगी उस साइड हमको क्या करना है, कैश या बैंक से उसको दिखा देना। बस मेन बात यह है। ऑफ कोर्स इंसॉल्वेंसी एक हमारा अलग केस आता है, इंसॉल्वेंसी के केस में कुछ और चीज होती है, तो वो हम सेपरेट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। बट अगर इंसॉल्वेंसी नहीं हो रही, पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा, तो उस केस में सारी एडजस्टमेंट कैश या बैंक से हो जाती है। फिर लास्ट में बिल्कुल एंड स्टेप में हमें कैश या बैंक अकाउंट बनाना होता है। भाई देखो क्वेश्चन में कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट बना लोगे, बैंक है तो बैंक करो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कैश है तो सारी एंट्रीज कैश अकाउंट के थ्रू होगी,
बैंक अकाउंट है तो सारी एंट्रीज बैंक अकाउंट के थ्रू होगी, तो उतनी स्मार्टनेस हमको अपने आप लगानी पड़ेगी। बाकी लास्ट में जब हम कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे उसमें उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, जो भी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट से पोस्टिंग है वो पोस्टिंग कर देंगे, कैपिटल अकाउंट से जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग कर लेंगे, लोन अकाउंट से जो पोस्टिंग है सब, मतलब जो भी कैश की पोस्टिंग है वो उसमें कर देंगे। और एंड में ये खूबसूरती ऐसी है अकाउंटिंग की, जो खूबसूरती है बुक्स क्लोज करने का जो एक पूरा स्टेप्स है, प्रोसेस है, वो ऐसा है कि लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट टैली कर जाता है, उसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचता। ठीक है, तो हमारे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में जब लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट टैली करता है तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमने सारी अकाउंटिंग मोर और लेस करेक्ट की। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये बातें हमने करी थी। तो आई होप पहले तो आपको सारी बातें मेरी याद आ गई होंगी। तो पहले तो भाई 10 मिनट लगा के जरूरी होता है कि हम रिवीजन कर ले, क्योंकि कई बार मतलब मैं मान के चलता हूं कई बार आप रिवीजन नहीं कर पाते नए लेक्चर से पहले। तो अब ये रिवीजन हो गई है तो हम फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे। अब बिल्कुल फर्स्ट इलस्ट्रेशन से शुरुआत करेंगे, सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आइए पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। X, Y and Z are partners of the firm X, Y, Z and Company, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा है 4:3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2022। तो बैलेंस शीट देखो, लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स के कैपिटल दे रखे हैं और इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना, एक जनरल रिजर्व दे रखा है। ठीक है, फिर एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर्स हैं, कैश इन हैंड है। तो नोट कर लो यहाँ पे कैश इन हैंड है। तो अब क्या होगा भाई, सारी कैश से रिलेटेड एंट्रीज हम कैश अकाउंट से करेंगे, बैंक अकाउंट नहीं यूज करेंगे, हम कैश अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्मार्टनेस हमको एग्जाम में लगानी पड़ती है। फिर कह रहे हैं पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव सेट डेट। तो इस डेट पे हमने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन ले लिया। अब वो बता रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 5,20,000 एंड बुक डेट्स ₹4,40,000। तो बुक डेट्स का बच्चों मतलब होता है डेटर्स। ठीक है, कई बार हमें बुक डेट्स वर्ड यूज करके बताता है वो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में, तो याद रखना बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स। तो फिक्स्ड एसेट से 5,20,000 मिले और बुक डेट से यानी डेटर से 4,40,000 मिले। स्टॉक्स वर वैल्यूड एट 2,50,000 एंड इट वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई। तो स्टॉक जो है वो पार्टनर वाई लेके चला गया और किस वैल्यू पे लेके गया, किस एग्रीड वैल्यू पे लेके गया, 2,50,000 पे। समझ आ गई बात? ठीक है। क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स को 5% के डिस्काउंट पे पे करा, मतलब 5% कम पैसा पे करा। एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹6,000। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है 6,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, मतलब 12th से भी आसान क्वेश्चन है। 12th के भी क्वेश्चन इसके हाई लेवल के होते हैं, तो वेरी बेसिक क्वेश्चन। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई चीज बेसिक है या आसान है इसका मतलब ये नहीं कि वो आ नहीं सकती एग्जाम में, या फिर वो आपको करने आनी नहीं चाहिए। तो करना हमको सब कुछ है। तो फटाफट से मेरे साथ फॉर्मेट्स रेडी करिएगा बच्चों, करना जरूर है आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन। देखो मैं एक एक चीजें एफर्ट्स लगा के लिखता हूं, एक एक क्वेश्चन में मोर और लेस सारे हाथ से यहां पे करता हूं, फॉर्मेट्स वगैरह अपनी तरफ से करके। तो मैं ये बस इस एक्सपेक्टेशन में करता हूं या इस सोच में करता हूं कि भाई आप लोग मुझे करता देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि भाई सर कर रहे हैं तो हमको तो करना ही करना चाहिए। समझ आ रही बात? तो इसलिए आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना जरूर है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ध्यान रखना 3 पार्टनर्स है हमारे। तो देखो कौन था, XYZ थे ना, तो XYZ, इधर भी XYZ, और लास्ट में हमको बनाना है कैश अकाउंट। और आपको क्या बता चुका मैं कि कैश अकाउंट लास्ट में जब हम बनाएंगे तो ये टैली हो जाएगा। चलो जी, रेडी हैं? तो देखो सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगा क्वेश्चन इस तरह के करने का। बिल्कुल क्वेश्चन की शुरुआत से स्टार्ट करना, जो जो भी चीजें जहां भी आनी है वहां डालते रहेंगे, और साथ साथ जो भी चीजों की क्रॉस पोस्टिंग है वो भी हम हाथ के हाथ करते रहेंगे। दिखाता हूं कैसे।
तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं, तो इसको कहां डालोगे, हमें पता है ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, इसके लिए हम अलग ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो हम लोग यहां पे इसका बैलेंस डाल देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो एक्स का है 4 लाख, वाई का है 3 लाख, जेड का है 2 लाख। तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस आ गए पार्टनर्स कैपिटल के। इसी प्रकार से अगला आइटम दे रखा है आपको जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हमने क्या सीखा, ये भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है। तो फटाफट से आ जाते हैं, इधर लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व। तो ये हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे। तो 90,000 का रिजर्व है, 4:3:2 का आपका रेशियो है। तो ये कैसे कैसे बढ़ जाएगा, 40, 30 एंड 20। बहुत ही इजीली बढ़ गया, मतलब इसमें आप विदाउट कैलकुलेटर भी बांट सकते हो, इतना इजीली ये बढ़ गया। ठीक है, 40, 30 एंड 20। उसके बाद और क्या दे रखा है आपको, और फिर आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 3,20,000 के। तो ये नॉर्मल आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड पे। तो यहां लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स 3,20,000। चलिए और क्या है, तो लाइबिलिटी साइड डन हो गई। अब एसेट साइड पे आओ, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, इनका क्या करना है, इनको हमको सीधा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। चलिए तो डेबिट साइड पे आ जाते हैं, तो यहां लिखते हैं 2 फिक्स्ड एसेट्स और बुक वैल्यू। ध्यान रखना यहां पे जब हम लोग बैलेंस शीट खाली कर रहे होते हैं तो सारी चीजें ऑफकोर्स बुक वैल्यू पे लाते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट खाली करनी है ना। तो बैलेंस शीट खाली करने के लिए बैलेंस शीट में जो वैल्यूज आ रही है वो लेनी है, तो बुक वैल्यू पे ही हमको यहां पे सारी चीजें ट्रांसफर करनी होती है। तो 2 स्टॉक इन ट्रेड, ये है 3 लाख। फिर है सन्ड्री डेटर्स, 2 सन्ड्री डेटर्स, ये है 5 लाख। ठीक है सर, तो ये भी हमने कर लिया। उसके बाद अगला आइटम है कैश इन हैंड। तो इसको नहीं करना हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर, इसका हमने अलग ही खाता बना रखा है। तो इसका ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा नॉर्मली जैसे आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। चलिए तो देखो बैलेंस शीट कितनी आसानी से खाली हो गई हमारी, है ना। जो भी उसकी जिस भी चीजों की जो भी जगह थी रिस्पेक्टिव, वहां पे हमने उनको डाल दिया। अब नीचे के पॉइंट्स पढ़ना शुरू करते एक एक करके। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स कैश में रियलाइज हो रहे हैं, डेटर्स कैश में रियलाइज हो रहे हैं, कितने पे हो रहे हैं सब कुछ बता रखा है। इसकी पोस्टिंग बस आपको क्लियर होनी चाहिए कहां पे होती है। इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो करने का सही तरीका क्या है, सारी ट्रांजैक्शन सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करके दिखा दे तो अच्छा लगता है, मतलब इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन। तो बाय कैश अकाउंट लिख देंगे। हमेशा हमें लिखना जरूर है कि एसेट्स रियलाइज कर रहे हैं भाई, पढ़ने वाले को क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज की कहां पोस्टिंग कर रहे हो। और यहां पे हम नीचे लिख देते हैं, जैसे कैसे उसने बोला था फिक्स्ड एसेट्स कितने पे रियलाइज हो रहे हैं 5,20,000, तो अंदर के कॉलम में ऐसे करके लिख देते हैं। और बुक डेट्स बोले तो डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स रियलाइज हो रहे हैं 4,40,000। तो टोटल हो गया किसका 9,60,000। तो बाहर मेन अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 9,60,000। अच्छा, कोरिस्पॉन्डिंगली ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे भी पोस्ट होगा, यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन 9,60,000। ठीक है, तो यहां भी आइडियली लिख देना चाहिए एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, वो हम यहां पे पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या है, स्टॉक्स 2,50,000 पे वाई लेके चला गया, स्टॉक 2,50,000 पे वाई लेके चला गया। तो हम यहां लिख देंगे बाय वाइस कैपिटल क्रेडिट साइड पे स्टॉक टेकन ओवर लिखना है भाई। ठीक है, बच्चों की एक गंदी आदत होती है, वो बस ऐसे लिख देते हैं और क्लियरली मेंशन नहीं करते कि भाई आप कौन सी चीज की डाल रहे हो ट्रांजैक्शन। आपके लिए जरूरी है कि आप सारी चीजें क्लियरली लिखो। रीजन बीइंग, अगर आपने कोई छोटी मोटी गलती भी कर दी, अगर आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया होगा तो आपको स्टेप मार्किंग भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो बच्चे कई बार सीधा बाय कैश
पता क्या करेंगे, बाय कैश लिखेंगे 5,20,000 अलग से, बाय कैश लिखेंगे 4,40,000 अलग से। बताएंगे ही नहीं कि भाई बाय कैश के अंदर ये अमाउंट किस चीज का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, भाई बताना है आपको। ठीक है, आपसे खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो गई, कोई क्वेश्चन में आगे गलती होगी, तो आपको स्टेक मार्किंग मिलेगी कैसे, जब आपने जो स्टेप्स लगाए वही एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा। और कोई भी एग्जामिनर, याद रखना, किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका एक एक चीज आराम से पढ़ेगा, अपनी बुद्धि लगाएगा, अच्छा बच्चे ने यही लिखा होगा, अच्छा बच्चे ने ये दिमाग लगाया होगा। कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। एग्जामिनर्स के पास ढेरों बंडल होते हैं पेपर्स के, एक एक पेपर में अगर इतना टाइम देने लग गए ना तो हो गया उनका काम। तो ना ही बेचारों को पेमेंट मिलती है कोई खास, ना ही उनके पास इतना फुर्सत होती है कि वो एक एक चीज को केयरफुली पढ़े। तो आपकी जिम्मेदारी है कि एग्जामिनर के लिए आप जितना इजी रखोगे पेपर चेक करना, उतना एग्जामिनर के लिए तो अच्छा ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो चीज ऑब्जर्व करता हूं, मेरा फर्ज है कि वो मैं आपको सिखाते हुए चलूं। आगे तो आपको देखना है भाई, देखो अल्टीमेटली पेपर आपको देने हैं, मैं को अल्टीमेटली पेपर देने नहीं है, तो ध्यान रखना इन बातों का। ठीक है, तो ये आ गया बाय वाइज कैपिटल, स्टॉक टेकन ओवर 2,50,000, ये यहां पे आ गया। उसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन ने, क्रेडिटर्स को हमने 5% के कम वैल्यू पे पे करा, तो यहां पे आ जाएगा टू कैश क्रेडिटर्स। तो बहुत ही सिंपल है, क्रेडिटर्स कितने रुपए के थे, 3,20,000 के, इनको हमने 5% कम दिया, मतलब इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं 95% हमने पे करा इनको, ये भी कह सकता हूं मैं। चलो, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 3,04,000। तो कोरेस्पॉन्डिंगली इसको कैश अकाउंट में भी पोस्ट कर दो, बाय क्रेडिटर्स, बाय रियलाइजेशन, सॉरी बाय रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा यहां पे, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स। ठीक है, खाली क्रेडिटर्स भी लिख देंगे तो चल जाएगा 3,04,000। और एक काम जो ऊपर मिस हो गया वो क्या था, हमने जो स्टॉक टेक ओवर था वाई के द्वारा, तो हमने बाय वाइज कैपिटल लिखा था इसको, तो इसको कोरिस्पॉन्डिंगली वाई के कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट करना है। तो ये भी साथ साथ करना है हमको। ठीक है, सारी चीजें हाथ के हाथ कर लेंगे तो कुछ चीज छूटेगी नहीं, बस इतना है। तो ये कितने पे था, ये था 2,50,000 पे। चलिए, ये भी डन हो गया। उसके बाद रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस से 6,000 रुपीज के, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे ही आ जाएंगे टू कैश। और यहां पे भी मेंशन करना है कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो ये है 6,000 के, और इसकी भी क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगी कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। और यहां भी हमको लिखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खाली एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 6,000। ठीक है जी, अच्छा सारी चीजें डाल दी मेरे ख्याल से, बस खत्म। अब आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे पहले जो चेक करनी है वो है कि क्या आपने जितनी भी लाइबिलिटीज यहां ट्रांसफर करी थी, क्या उनकी पेमेंट हो गई। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी हमने ट्रांसफर करी थी, वो थी क्रेडिटर्स की। ठीक है, ये हमने पे कर दी, ये रही, बस। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर कोई लाइबिलिटी पे नहीं हुई, मतलब क्वेश्चन ने नहीं बताया कि पे हो रही है, तो आपको वो ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप पे करनी पड़ेगी बुक वैल्यू पे। नहीं करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। हाँ, ऐसे टेक बार को अगर नहीं भी आया, कोई बिका नहीं, तो वो वैसे भी आपको मानना होता है कि वो बिका नहीं, या वो 0 पे बिका, या उससे कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो उसकी कोई एंट्री पोस्ट नहीं होती। लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी आपको अपने आप पे करनी है, तो उसकी आपको यहां पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इस सवाल में है नहीं कोई, एक ही लाइबिलिटी थी, वो पे हो गई, तो काम खत्म। अब यू कैन क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, नाउ यू कैन क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। तो फटाफट से क्लोज कर लेते हैं, तो किधर का टोटल ज्यादा आएगा चेक कर लेते हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से 3 और 9 12 80 14 15, तो मेरे ख्याल से डेबिट साइड का टोटल अंदाजे से ज्यादा आ रहा है। थोड़ा सा हमको अंदाजा लगाना ही पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 16,10,000।
तो यहां बैलेंस बच रहा है 80,000 का, यहां लिख देते हैं ऐसे 80,000। तो दिस इज लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन। और ये आपको जस्ट लाइक आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में बांट के दिखाते हो, अकाउंट के अंदर आपको ये अकाउंट के अंदर बांट के भी दिखाने हैं। तो इनका रेशियो था 4:3:2। तो यानी अगर मैं डिवाइड बाय 9 कर दूं और फिर मैं सबका टोटल निकालते बैठूं, तो ये आ रहा है कितना कितना, तो x का आ रहा है 35,555.55 करके आ रहा है, तो 556 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका आ रहा है 26,667 और z बेचारे का आ रहा है, इसका 1 रुपए शायद हमें कम लेना पड़ेगा, 6 और 7 13 और 7, हाँ 1 रुपए कम इसका ले लेना, 17,777, 17,777। ठीक है, तो 1 रुपए कम लेना पड़ रहा है ताकि हमारा एग्जैक्ट 80,000 टोटल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 1 रुपए का डिफरेंस है भाई। देखो अब इंस्टीट्यूट का अगर आप आंसर देखोगे, हो सकता है उन्होंने किसी और को 1 रुपए कम दे रखा हो और किसी को 1 रुपए ज्यादा दे रखा हो, तो बिल्कुल वो 1 रुपए का डिफरेंस होगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, चलो अब ये लॉस ऑन रियलाइजेशन जो होता है ये पार्टनर्स कैपिटल में आ जाता है। तो ये था स्टॉक जो टेकन ओवर हुआ था, तो यहां पे आप फिर लिख देंगे रियलाइजेशन, डेबिट साइड पे आ जाता है ये लॉस। तो ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 35,556, इसका है 26,667 और Z का है 17,777। चलिए अब फाइनली नाउ यू कैन क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल, और इसका जो भी बैलेंस बचेगा इसको हम लिख देंगे कैश। तो डेबिट साइड ही बचने वाला है, मुझे दिख रहा है बैलेंस क्लियरली, टू कैश। ठीक है, तो बस ध्यान रखना भावनाओं में भय के इसको टू बैलेंस CD मत लिख देना, क्योंकि बाकी पार्टनरशिप अकाउंट्स के जो चैप्टर्स है उसमें टू बैलेंस CD लिख देते, बट यहां पे जल्दबाजी में वो गलती मत करना, क्योंकि यहां पे हमें सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो हमें कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करना है। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेटल कर देंगे बेसिकली। तो ये आ रहा है 4,04,444। उसके बाद तो वैसे तो इसका टोटल 330 है, -250 -2,667, तो ये बच रहा है 53,333। चलिए इसका टोटल है 2,20,000। तो ये आ रहा है 2,02,223। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग आ जाएगी यहां पे कैश अकाउंट में। थोड़ा सा कैश अकाउंट एक्सटेंड कर देते हैं, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स का आ रहा था 4,04,444, वाई का आ रहा था 53,333, जेड का आ रहा था 2,02,223, 2,02,223 खाता। अब अगर हमने सारी चीजें सही सही करी होंगी तो कैश का जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली टैली कर जाएगा। तो देखो डेबिट साइड का टोटल तो 9,70,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड का जोड़ लो फटाफट से कि भाई यही टोटल आना चाहिए 9,70,000। चेक कर लेते हैं, करेक्ट, एग्जैक्टली इतना ही आ रहा है टोटल, 9,70,000। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ गया बेसिकली कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो है हमारे डिसोल्यूशन के, वो हमको कैसे करना है। आई होप सो हमको समझ आ गया होगा। चलो बढ़े आगे। अब आइएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे।
पढ़ते ये भी मोर लेस कह सकते हो बेसिक ही क्वेश्चन है। P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2022 is as follows. तो क्या है बैलेंस शीट में? पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, रिजर्व फंड दे रखा है, ओके, क्रेडिटर्स हैं तो लाइबिलिटी बस इतनी है, एसेट साइड पर प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सचर्स है, स्टॉक है, डेटर्स हैं एंड अगेन कैश है। समझ गए? तो यानी अब सारी कैश की जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है वो होगी थ्रू कैश अकाउंट। फिर नीचे कहता है they decided to dissolve the business. Following are the amounts realized. Plant and machinery 1,02,000, fixtures 18,000, stock 84,000, sundry debtors 44,400. तो उसने सारे एसेट्स की वैल्यूज बता दी कि भाई कितने कितने रुपए पे एसेट्स रियलाइज हुए। क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो अगेन क्रेडिटर्स बेचारों ने 5% का डिस्काउंट दे दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1500, रियलाइजेशन के खर्चे हो गए 1500। There was an unrecorded asset, अब देखो, there was an unrecorded asset of ₹6,000 which was taken over by Q at 4,800. तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट Q घर लेके चला गया 4,800 रुपीज में। क्लियर हो गया? तो यानी कि यहाँ पे अब एसेट टेकन ओवर है ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, लेकिन ठीक है, लेकिन हमको तो दिखाना ही दिखाना है। मैंने बोला जब हम रियलाइजेशन में रियलाइजेशन दिखाएंगे एसेट की कोई या सेटलमेंट दिखाएंगे लाइबिलिटीज की, तो वहां भेदभाव नहीं होगा कि रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, हमें सारे दिखाने। एन अमाउंट ऑफ 4,200 रुपीज ड्यू फॉर जीएसटी हैड कम टू नोटिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड दिस वाज आल्सो पेड। तो ये क्या है? ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो एक टैक्स की लाइबिलिटी आ गई जो रिकॉर्डेड नहीं थी, तो ये भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पिक्चर में आ गई जो कि हमने पे कर दी। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो देखो बाकी तो क्वेश्चन में वैसे कोई दिक्कत है नहीं, जान है नहीं, तो आओ कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे मुश्किल हो, हम तो सारी ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बना लेते हैं फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ी सी जगह छोड़ के बनाना, मतलब इसमें थोड़ी आती हैं चीजें ज्यादा। एक रियलाइजेशन अकाउंट में काफी सारी चीजें आ जाती है और एक कैश अकाउंट में। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया पी क्यू आर, पी क्यू आर। उसके बाद नीचे आ गया कैश अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको तरीका सिखा चुका हूं कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करना शुरू करेंगे। कैपिटल्स दे रखे हैं, सबसे पहले तो कैपिटल्स डाल देते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पी का है 1,20,000, क्यू का है 48, आर का है 24। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है रिजर्व फंड 60,000, तो ये भी हम पार्टनर्स में बांट देते हैं तो क्रेडिट साइड पे आ जाता है बाय रिजर्व। तो 2:2:1 का रेशियो है, 60,000 है तो 5 12 12 2 24, 12 2 24, 12 1 12, सिंपल। फिर क्रेडिटर्स हैं, ये नॉर्मल आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं,
तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स। तो ये है 48,000। ठीक है, तो ये क्रेडिटर्स भी हमारे यहां पे डल गए। उसके बाद एसेट साइड पे आता है प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स। तो ये आपके सारे एसेट्स कहां चले जाएंगे रियलाइजेशन में? तो आओ, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, 1,08,000। टू फिक्सचर्स, ये हो गया 24,000। टू स्टॉक, ये हो गया 60,000। टू डेटर्स, तो ये हो गया 48,000। चलो, तो ये सारे एसेट्स हमने डाल दिए और फाइनली कैश है 60,000 का। तो ये नहीं जाएगा रियलाइजेशन में, इसका हमने अलग ही अकाउंट बनाया है। तो ये उसमें ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60। ठीक है जी, सिंपल हो गया। अब नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने एसेट्स की सारी रियलाइजेशन बता दी थी और मेरे ख्याल से चारों एसेट की उसने बता दी, कोई एसेट छोड़ा ही नहीं। चलो, तो आ जाओ फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इधर लिखेंगे बाय कैश, तो यहां पे लिख देते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। तो प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स, स्टॉक, डेटर्स। तो देखते हैं कि करके प्लांट एंड मशीनरी 1,02,000। उसके बाद फिक्सचर्स है 18,000। फिर है स्टॉक 84,000। फिर है सन्ड्री डेटर्स 44,400। तो इसका ग्रैंड टोटल बाहर लिख देते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 248,400 और कोरिस्पॉन्डिंगली इसकी कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स रियलाइज्ड 248,400। ठीक है, यहां अलग अलग करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना भी मेहनत नहीं करनी। यहां सीधा बस लिख देंगे एसेट्स रियलाइज, क्योंकि उसका ब्रेकअप हम ऊपर दिखा चुके ऑलरेडी। चलिए, ये भी डन हो गया। वापस आए, अगला पॉइंट क्रेडिटर्स की उसने बात करी थी, ये 5% कम दिया, रियलाइजेशन के खर्चे 1,500 दिए और इसके अलावा नीचे उसने बोला था 4,200 की एक जीएसटी की लाइबिलिटी थी, राइट। अच्छा, उससे पहले बोला था एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी गया 6,000 पे। तो एक काम करेगा, पहले ये अनरिकॉर्डेड एसेट वाला पॉइंट डाल दूं। तो कौन लेके गया? ये लेके गया क्यू 4,800 पे। तो यहां लिख देते हैं बाय क्यूज कैपिटल। तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय क्यूज कैपिटल। फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका, तो इसलिए मैं बस उसको उसी फॉर्मेट के हिसाब से चल रहा हूं। तो यहां लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। तो ये कितने पे गया? 4,800। और क्यू के अकाउंट में इसकी क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,800। चलो, ये भी हो गया। अब पेमेंट्स की बारी आ गई। ठीक है, तो सारी पेमेंट्स अब देखो मैं कैसे साथ में दिखा दूंगा। तो यहां लिखते हैं टू कैश। तो सबसे पहली बात, इस सवाल में भी एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की और उसकी पेमेंट की जानकारी दे दी। फॉर दैट मैटर सारे एसेट्स भी उसने रियलाइज करा दी। तो कोई भी अब यहां पे क्वेश्चन साइलेंट होने की बात नहीं रही विद रिगार्ड्स टू लाइबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट। तो पहले तो क्लियर हो गया। अब पेमेंट्स देखो क्या क्या हुई। एक क्रेडिटर की हुई, एक हुई आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंस की, और एक आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की।
ठीक है, आप चाहो मतलब ये भी एक ऑल्टरनेट तरीका है कि भाई ठीक है सारी पेमेंट्स हम एक ही साथ ग्रुप करके दिखा दे, अलग भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो इससे आसान हो जाएगा, डबल डबल बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, टू कैश, तो वहां थोड़ा सा बस टाइम बच जाता है और कुछ नहीं। तो क्रेडिटर्स ने 5% का डिस्काउंट दिया था, तो देख लेते फटाफट, कैलसीपी कर देते 48,000 का 95% सीधा सीधा। तो क्रेडिटर्स ने 40 मतलब क्रेडिटर्स को 45,600 पे करे। अच्छा, खर्चे कितने पे करे हमने, खर्चे थे 1500 के। उसके बाद जीएसटी की जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी वो थी 4200 की। बस टोटल कर दो सबका यहां पे, तो ये आ रहा है टोटल 51,300। और कैश अकाउंट में क्रॉस पोस्ट कर दो क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां क्लैरिफाई कर देते हैं, ये क्या है, लाइबिलिटी सेटल्ड एंड एक्सपेंसेस पेड। $51,300। चलिए ये भी डन। और कुछ रहा तो नहीं, देख लो सब कर दिया, क्रेडिटर हो गए, रियलाइजेशन के खर्चे हो गए, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया 4800 का। अच्छा, ये पॉइंट देख लेना भाई, यहां पे थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। उसने क्वेश्चन में जो अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में बोला था, वो बोला था कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,000 रुपीज विच वॉज टेकन ओवर एट 4800। तो भाई यहाँ पे 6,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट था, इसका कोई लेना देना नहीं। मैंने क्योंकि आपको क्या सिखाया, जब एसेट्स रियलाइज होते हैं या चाहे एसेट्स टेकन ओवर होते हैं, वो हमें उसकी क्या वैल्यू लेनी है, या तो एक्चुअल रियलाइज्ड वैल्यू अगर कैश में हो रहे हैं, या फिर एग्रीड वैल्यू जिस वैल्यू पे पार्टनर लेके गया। तो यहां पे एग्रीड वैल्यू 4800 है, रियलिटी में ओरिजिनली किस वैल्यू की थी उससे हमें कोई मतलब नहीं। पॉइंट समझ आ गया? तो इसलिए इस पॉइंट को, इसको मैंने काट दिया, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बट आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये किसी का डाउट नहीं आना चाहिए, अब किसी को कंफ्यूज नहीं होना इस पे। ठीक है, चलो अब हम फटाफट से सबसे पहले क्लोज करेंगे अपना रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए एक मिनट देना, मैं जरा इसको एक्सटेंड कर दूं। चलो, तो किधर का सर टोटल ज्यादा आ रहा है चेक करो। चलो किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है देख लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 301,200। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बस चेक करना पड़ेगा कैलसी पे जल्दी जल्दी करके। तो हमारा इधर प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या गेन ऑन रियलाइजेशन, PQR में इसको बांट दोगे तो देख लेते कितना बच रहा है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस कुछ आ नहीं रहा। तो ये बच रहा है 9900, और इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि कितना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1। तो P का आ गया 3960, Q का भी आ गया 3960, और इसका R का आ गया 1980। तो ये रियलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है ये क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आता है। तो 3960, 3960, 1980। चलिए ये भी डन हो गया। उसके बाद और कुछ बचा नहीं, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर दें फटाफट से, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। तो सबसे पहले P का देखेंगे तो टोटल आ रहा है 1,47,960, शायद 1,47,960। तो बैलेंसिंग फिगर में लिख देंगे टू कैश, तो इतना ही बच रहा है 1,47,960। उसके बाद Q का देखेंगे,
क्यू का टोटल आ रहा है कितना आ रहा है 60, 72, 75,960 शायद 75,960 टोटल आ रहा है। तो कितना बैलेंस बचा, इसका बैलेंस बचा 71,160, 71,160। उसके बाद आर का, तो आर का टोटल आ रहा है 37,980। तो बैलेंस भी इतना ही बचेगा 37,980। इसको फटाफट से कैश अकाउंट में डाल देंगे। तो बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल बाय आर्स कैपिटल, कितना कितना है 147,960। इसका है 71,160, फिर 37,980। चलिए तो टोटल चेक कर लेते हैं। मैं सीधा क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर रहा हूं क्योंकि ये टोटल हमारा टैली करना चाहिए। तो ये आ रहा है 308,400 और डेबिट साइड का भी यही टोटल आ रहा है 308,400। चलिए समझ आ गया। तो इजी है ना भाई, देखो सिंपल है डिसोल्यूशन। अभी तक तो बहुत बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, धीरे धीरे अपनी सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो अब बच्चों हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करना है, लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले कुछ हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या, पहला पॉइंट ये है लिखना, नो एंट्री इज पास्ड वेयर an asset is an asset is used to settle liability। ब्रैकेट लिख लो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, चलो फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर टेकिंग ओवर फर्नीचर as payment for liability, as payment for its debt, ऐसे लिख लो। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन बोलता है कि कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी हमने अपने एसेट्स यूज करके सेटल कर ली, जैसे कि क्रेडिटर कुछ फर्नीचर लेके चले गए अपनी लाइबिलिटी की सेटलमेंट पे, तो उस केस में ध्यान रखना कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, ठीक है जी। उसको उस केस में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जर्नल एंट्री टू बी पास्ड वेयर रियलाइजेशन एक्सपेंस is borne by a partner, is borne by a partner। तो कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि भाई जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस हो वो हमने कैश में नहीं पे करे, वो किसी पार्टनर ने बियर करे। तो ऐसा देखा जाए तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको वैसे बेस बता देता हूं। जब लाइबिलिटीज कैश में पे होती तो हम क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जब एक्सपेंसेस कैश में पे होते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जब लाइबिलिटीज कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो उसी बेसिस पे जब क्वेश्चन बोल रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बियर कर रहा है, तो इट्स जस्ट लाइक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बीइंग टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। तो इसी बेसिस पे इसकी भी क्या एंट्री बनेगी सर, सेम एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। तो दो बातें ध्यान रखना, पहली क्या, अगर कोई एसेट यूज करके हम लाइबिलिटी सेटल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर को यूज करके क्रेडिटर की लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, बिकॉज क्रेडिटर भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है और फर्नीचर भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। ना ही वो कैश में रियलाइज हो रहा है, ना कैश में कोई सेटलमेंट हो रही है, ना ही कोई पार्टनर घर लेके जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो यहां पे कोई भी एंट्री पास नहीं होती। दूसरी बात, अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर कर रहा है तो क्या एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, चाहे तो अपने पास नोट कर लेना। और ये करने के बाद अब हमें करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, तो इस सवाल पे 2 सितारे लगा लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बड़े इजीली आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो पढ़ते क्या कहता है अमित, सुमित एंड कुमार आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो 2:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2022 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तो अब देखो बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दे रखा है, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं अमित सुमित के। अरे सर अमित सुमित के कैपिटल अकाउंट है, तो कुमार का किधर गया, तीसरे पार्टनर का कैपिटल कहां गया। सर तीसरे पार्टनर का कैपिटल ये रहा, कैपिटल विड्रॉन कुमार। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल विड्रॉन का मतलब है कि यहां पे कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, पार्टनर ने कहीं ना कहीं एक्सेस विड्रॉ कर रखा होगा पैसा, तभी उसका डेबिट का टोटल क्रेडिट से ज्यादा आ रहा है, इसलिए उसका डेबिट बैलेंस जो है वो कैपिटल का आ रहा है। तो 2 पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, 1 पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, यदि ध्यान रखना। उसके बाद जनरल रिजर्व है, तो ये तो सिंपली बढ़ जाता है। कुमार्स लोन अकाउंट, कुमार्स लोन अकाउंट दे रखा है, मतलब एक पार्टनर का लोन अकाउंट दे रखा है। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग सीधा सीधा सेटल कर लेते हैं थ्रू कैश बैंक। इसको हम सीधा सीधा सेटल कर लेते हैं थ्रू कैश बैंक, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो। हालांकि अभी क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, आगे हो सकता है कुछ वो बता दे तो उस केस में देखी जाएगी, लेकिन वैसे हम कैश में सेटल करते हैं। बाकी एक लोन फ्रॉम डी है, तो ये लोन फ्रॉम डी देखे सब कंफ्यूज नहीं होना, ये नॉर्मल एक लोन है, नॉर्मल आउटसाइड लाइबिलिटी है। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आपकी बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट्स है। बुक डेट्स है, बुक डेट्स बोल रहे तो डेटर्स 60,000 के, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 6,000, 54,000 की नेट डेटर्स। इसका मतलब बच्चों 60,000 के डेटर्स अलग से रियलाइजेशन में जाएंगे एसेट्स के साथ, और 6,000 के प्रोविजन अलग से लाइबिलिटीज के साथ जाएंगे रियलाइजेशन में। ठीक है, तो देख लेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक है और इस सवाल में बैंक है, तो अब हमारी सारी एंट्रीज बैंक अकाउंट के थ्रू होगी क्योंकि क्वेश्चन में बैंक है, और बाकी हमने पहले ही देख लिया था कुमार का डेबिट बैलेंस है कैपिटल का। अब कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। पहला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹18,000 आउट ऑफ विच 3,000 वाज बोर्न बाय अमित। तो कह रहे हैं टोटल एक्सपेंसेस 3,000 के, लेकिन इसमें से 3,000 के जो खर्चे वो अमित ने बियर करे। तो इसका मतलब जो बैलेंस हमारे 15,000 के खर्चे होंगे वो हमने कैश में पे करे। समझ आ गई बात, ठीक है। फिर कह रहा है क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट बुक वैल्यू, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 12,000 एट 10,800। तो कह रहे हैं क्रेडिटर फर्नीचर लेके चला गया, तो एक एसेट यूज कर रहे हैं लाइबिलिटी सेटल करने के लिए, फर्नीचर यूज कर रहे हैं क्रेडिटर सेटल करने के लिए। तो एक क्रेडिटर था हमारा जो 12,000 के फर्नीचर लेके चला गया, लेकिन 10,800 पे। द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 6.25%। तो ये अच्छा पॉइंट है, सितारा। काफी सारे अच्छे पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे एक सितारा लगा देता हूं, इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोस। फर्नीचर कह रहा है रिमेनिंग टेकन ओवर बाय कुमार एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो कुछ फर्नीचर तो क्रेडिटर्स लेके चले गए और बाकी फर्नीचर हमारे मतलब जो है वो कुमार लेके चला गया 90% बुक वैल्यू पे, मतलब 10% कम वैल्यू पे। स्टॉक रियलाइज्ड 120% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब 120% अमाउंट रियलाइज हो गया स्टॉक का। बुक डेट्स कह रहे हैं 12,000 ऑफ डेट्स प्रूव बैड, रिमेनिंग वर फुल्ली रियलाइज्ड। कह रहे टोटल डेटर्स में से 12,000 तो बैड डेट्स हो गए, बाकी हमारे को पूरी तरह से रियलाइज हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,65,000। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अमित एट 15% डिस्काउंट। तो इन्वेस्टमेंट अमित लेके चला गया 15% डिस्काउंट पे।
फॉर हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड 7500 कैश। कह रहा है आधे लोन के लिए जो डी है उसने अपने लोन के अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट करी और कैश एक्सेप्ट किया। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बैलेंस जो अमाउंट है वो 10% डिस्काउंट पे लेके चला गया। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, सितारा डिस्कस कर लेंगे। बिल्स पेपर वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च 2022। तो मतलब जो बेसिकली हमारा डिसोल्यूशन की डेट है उससे 1 महीने बाद हमारे बिल्स पेबल ड्यू थे, बट देवर इमीडिएटली पेड ऑन 31 मार्च। 1 महीने बाद ड्यू थे, लेकिन क्योंकि आज ही हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो हमने आज ही पे कर दिया एट 6% डिस्काउंट। लेकिन ध्यान से पढ़ना, आगे लिखा हुआ है पर एनम। डिस्काउंट जो 6% का है ये टोटल नहीं है, ये 6% पर एनम का डिस्काउंट। हमने 1 मंथ अर्ली पेमेंट करी है, क्योंकि 31 मार्च से 1 महीने बाद पे करना था, तो हमने 1 मंथ अर्ली पेमेंट करी है। तो हमें 1 महीने का प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ डिस्काउंट उसने पर एनम दे रखा है। खाली 6% लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे पिछले 2 क्वेश्चनों में क्रेडिटर ने 5% डिस्काउंट दिया, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सीधा 5% कम करते थे। लेकिन यहां पे 6% का डिस्काउंट पर एनम है, तो अब आपको टाइम बेसिस पे डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, बेसिकली 1 महीने का। प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए आओ फटाफट से करते हैं। तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा बड़ा बनेगा बच्चों अकाउंट इसमें, क्योंकि बैलेंस शीट में आइटम्स भी ज्यादा हैं, पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो अच्छे से बिना कोई कंजूसी की जगह छोड़ के बनाएंगे। तो और रियलाइजेशन अकाउंट मैं बहुत ही बड़ा सा बना देता हूं, आप भी अपने पास बड़ा सा बनाना इस तरह के क्वेश्चंस में जब बड़े पॉइंट्स हो ज्यादा। चलो फिर यहां पे काम करते, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, या चलो उसने जिस ऑर्डर में पूछा था उसी ऑर्डर में बना लेते हैं, या क्या करें। चलो छोड़ो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोई दिक्कत नहीं, हम बिना मतलब पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तो भी कोई, मेरे को नहीं लगता प्रॉब्लम है, कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो ये भी थोड़ा मतलब सारे ही अकाउंट थोड़ा आप स्पेस छोड़ छोड़ के मतलब अच्छे से बिना कंजूसी की जगह बना के बनाना, बिकॉज पॉइंट ज्यादा है। चलो कौन कौन पार्टनर्स हैं? अमित, सुमित और कुमार। अमित, सुमित, कुमार। फिर बैंक अकाउंट बना लेते हैं। तो ये तो लास्ट अकाउंट है, तो इसमें तो चलो जगह छोड़ के बना लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बाद में अगर बढ़ाना पड़े तो ये बढ़ भी जाए। चलो रेडी हो गए हम लोग, शुरू करें एक एक करके तसल्ली से, एक एक करके बैलेंस शीट खाली करना शुरू करेंगे, फिर एक एक करके जो पॉइंट्स होंगे उनको डील करेंगे। चलिए आओ ऊपर से वापस से शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गए कैपिटल अकाउंट के। तो यहां आ जाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अमित है 55,200, सुमित भी है 55,200, कुमार का डेबिट बैलेंस है वो बाद में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में चलते एक एक करके, तो कुमार का बाद में डाल देंगे। जनरल रिजर्व है 61,500, तो ये बढ़ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। तो 61,500 रेशियो है 2:2:1, तो इसका आ गया 24,600, इसका भी है 24,600 और इसका आएगा 12,300। चलो जनरल रिजर्व भी हो गया। उसके बाद फिर है कुमार्स लोन, कुमार्स लोन 15,000। तो ये अभी छोड़ दो, अभी ये क्योंकि पहली बात ना ही रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, पार्टनर्स लोन है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाएगा। ये या तो सेटल होगा या जैसे भी होगा, ये हम देख लेंगे क्या करना है इसका। तो अभी इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है, फिलहाल के लिए छोड़ दो, फिर हम इसको देख लेंगे हमें इसको कैसे डील करना है।
आगे बढ़ो, लोन फ्रॉम डी, तो ये नॉर्मल लाइबिलिटी है, तो ये डाल देते हैं और तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगे, यहां लिख देते हैं बाय लोन फ्रॉम डी। बाय लोन फ्रॉम डी। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स है 30,000 के, ये भी नॉर्मल लाइबिलिटी है, तो ये भी आ जाएगा बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000। उसके बाद और क्या है, फिर है बिल्स पेबल, ये भी नॉर्मल लाइबिलिटी है 12,000 की, तो बाय बिल्स पेबल 12,000, ये भी आ गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी लाइबिलिटी है, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 75। चलो, उसके बाद एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें ले लेते हैं। तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 फर्नीचर, 2 इन्वेस्टमेंट्स। पहले इतनी डाल देते हैं चीजें। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 1,35,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 45,000, फर्नीचर है 25,500, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स है 15,000। ठीक है, ये हो गया। फिर डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये ध्यान से करना। तो देखो डेटर्स की हम पूरी फुल वैल्यू यहां पे लिखेंगे 2 डेटर्स। ठीक है, इसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि बैलेंस शीट में हम डेटर में से प्रोविजन माइनस करके बस प्रेजेंट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी डेटर का अपना अकाउंट का बैलेंस खड़ा हुआ है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अपना अकाउंट का बैलेंस खड़ा हुआ है। इन रियलिटी हमने कोई एंट्री पास करके दोनों को आपस में नहीं एडजस्ट कर रखा, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन ऐसे होती है। ठीक है, तो इसलिए डेटर का अपना लेजर बैलेंस खड़ा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर बैलेंस अपना खड़ा है, तो हमें क्योंकि दोनों के लेजर बैलेंसेस क्लोज करने हैं, तो इसलिए इसको अलग अलग से क्लोज करते हैं, ये इसके पीछे का कारण होता है। ठीक है, तो यहां पे आ गया 2 डेटर्स। तो डेटर्स है हमारे, मतलब बुक डेट्स लिख लो, जो भी लिख लो, 60,000, और कोरिस्पॉन्डिंगली यहां पे प्रोविजन यहां पे लिख देंगे, लाइबिलिटी है क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, आपको ऐसे करना है। उसके बाद स्टॉक है कितने का, 36,000 का, तो यहां पे 2 स्टॉक। उसके बाद बैंक है 13,500, तो ये बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और क्या है, फाइनली कुमार का डेबिट बैलेंस है 32,400, तो ये कुमार के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। यहां देखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था, 32,400। चलिए, चलो, तो बैलेंस शीट डाल दी, सिर्फ एक मैंने पॉइंट छोड़ दिया लोन का, वो मैं आपके साथ अलग से डील कर लूंगा। ठीक है, बता दूंगा हमने जैसे क्या सीखा है, वो तो मैं आपको बता ही चुका कि हम कैसे सेटल करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसका क्या किया है वो भी मैं बताऊंगा, और उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, मतलब लॉजिकल ट्रीटमेंट किया है, मैं लॉजिकली बताऊंगा। ठीक है, अभी हम उसके अलावा लोन को जो है लास्ट में डील कर लेंगे, कुमार के लोन को, उससे पहले हम बाकी सारे पॉइंट्स डील कर लेते। तो स्टार्ट करें। यस, सबसे पहले है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 18,000 रुपए के हैं, जिसमें से 3,000 रुपए अमित ने बियर करे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं वर्किंग्स भी करता रहूंगा और आपकी क्लैरिटी के लिए जर्नल एंट्रीज भी साइड में करता रहूंगा ताकि क्लियर रहे हमको। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला था, उसने बोला था रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो है 18,000 के, इसमें से 3,000 जो हैं वो बियर करे अमित ने, मतलब एक पार्टनर ने, और बैलेंस जो 15,000 है वो हमने इसका मतलब कैश में पे करे। तो जो अमित ने बियर करे खर्चे, उसकी क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट।
और जो कैश में पे करे इसकी क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहला तो ये पॉइंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर, जो खर्चा बियर करा अमित ने वो अमित के कैपिटल में गया, और जो कैश में पे किया वो बैंक से गया। रियलाइजेशन में तो टोटल पूरा ही खर्चा 18,000 का अल्टीमेटली डेबिट होगा। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। एक आ जाएगा टू अमित कैपिटल, ठीक है, और एक आ जाएगा बैंक। तो ये दोनों भी हमने एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट करी, ठीक है। तो कितना कितना था, ये था 3,000 यहां पे, 15,000 यहां पे। अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, तो अमित के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन, ये आ गया 3,000 अमित के कैपिटल में। और बैंक में पे जो करा हमने बैलेंस, मतलब बेसिकली 15,000, वो यहां पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट अच्छा था, क्रेडिटर की बात करी थी, उसने बोला था कि 12,000 के फर्नीचर कुछ तो 10,800 पे लेके चला गया, बाकी क्रेडिटर्स को 6.25% के डिस्काउंट में पे करो। आओ चलो क्रेडिटर वाला पॉइंट समझना। तो देखो हमारे टोटल क्रेडिटर कितने रुपए के हैं सर, हमारे टोटल क्रेडिटर हैं, अगर आप देखोगे यहां हमने ट्रांसफर भी कर रखा है, तो हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं 30,000 रुपए के, 30,000 रुपीज के हैं। $30,000 के हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से उसने बोला कि कुछ क्रेडिटर्स तो ऐसे हैं जो कुछ फर्नीचर लेके चले गए। तो कह रहा है कि देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत केयरफुली पढ़नी है हमको। वो कह रहा है कि भाई कुछ क्रेडिटर्स फर्नीचर लेके चले गए, बुक वैल्यू 12,000 रुपए के, फर्नीचर बुक वैल्यू 12,000, लेकिन किस दाम पे लेके चले गए, 10,800। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, इसका मतलब यह है कि इवन तो वो 12,000 की बुक वैल्यू के फर्नीचर लेके गए, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, हम तो मान रहे हैं कि भाई हमें 10,800 रुपए ही पे हुआ। तो क्रेडिटर्स की जो एग्रीड वैल्यू जो पे हुई उन फर्नीचर से, वो 10,800 की हुई, ना कि 12,000 की। 12,000 के तो बुक वैल्यू के फर्नीचर थे, लेकिन क्रेडिटर ने अपनी वैल्यू लगाई, उन्होंने बोला नहीं हमारे लिए 12,000 के नहीं है, हम तो इसको 10,800 का मानेंगे। तो हम तो ये मान रहे हैं कि 30,000 रुपए में से ये जो फर्नीचर हम लेके गए वो 10,800 का ही पे हुआ। हमारी 30,000 की लाइबिलिटी में से 10,800 की ही लाइबिलिटी पे हुई इस फर्नीचर से, ये इसका मतलब है। पहली बात ये क्लियर है, ठीक है। तो ये नहीं बोलना कि सर 30,000 में से 12,000 की लाइबिलिटी पे होगी ना, 12,000 की तो बुक वैल्यू के फर्नीचर लेके गए, वो हमारी किताबों में वैल्यू 12,000 की। भाई क्रेडिटर को थोड़ी हमारी वैल्यू से मतलब है, क्रेडिटर तो अपनी वैल्यू लगाएगा, उसके मन में वैल्यू उसकी 12,000 की नहीं है फर्नीचर की, वो कह रहा है वो तो 10,800 ही है, तो वो 10,800 की लाइबिलिटी मानेगा कि वो पे हो रही है। पहले बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको क्या सिखाया, अगर कोई एसेट हम यूज करते हैं कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए, लाइक यहां पे क्रेडिटर्स फर्नीचर लेके जा रहे हैं, इसकी क्या कोई जर्नल एंट्री होती है, नो सर, इसकी तो नो एंट्री टू बी पास्ट, पहले क्लियर, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। एंट्री किसकी करनी है, जो बैलेंस क्रेडिटर्स को हम कैश में पे कर रहे हैं उसकी करनी है। तो बैलेंस क्रेडिटर्स बचे कितने के, पहले ही चेक कर लो। बैलेंस क्रेडिटर्स कितने के बचे, टोटल 30,000 के थे, उसमें से 10,000 की क्रेडिटर्स कम हो गए, 19,200 के बच गए। ये 6% डिस्काउंट पे हुए, ये हमने बैंक से पे करा, मतलब पे करा, वो भी 6% डिस्काउंट पे, नहीं 6.25% डिस्काउंट पे, 6.25% डिस्काउंट पे। तो यानी इनको कितना पे करा होगा, सीधा 6.25% माइनस कर देना। इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
माइनस कर दो 19,200 माइनस 6.25%, ये आ गया 18। पहले क्लियर होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अब बस इसकी पोस्टिंग करनी है हमको रेलिवेंट जगह पे। हमें जर्नल एंट्री थोड़ी करनी है, हमें तो क्वेश्चन में लेजर्स बनाने हैं और उसकी पोस्टिंग करनी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम यहां लिख देंगे टू बैंक ट्रेड क्रेडिटर्स। एग्जाम में ये सारी हमें वर्किंग्स में कैलकुलेशंस दिखानी पड़ेगी, अभी तो मैं समझा रहा हूं तो ऐसे दिखा रहा हूं, बट एग्जाम में प्रॉपरली आपको नीचे वर्किंग्स दिखानी पड़ेगी। तो आप स्टडी मटेरियल का सोल्यूशन देख लेना, उन्होंने जैसे प्रेजेंट किया उसी तरह से कुछ कुछ आपको प्रेजेंट करना होगा। अब बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गए ट्रेड क्रेडिटर्स 18,000। चलो बढ़ेंगे आगे, ये पॉइंट भी क्लियर। उसके बाद अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, बाकी एसेट्स की कहानी बता रहा है। पहले फर्नीचर की बात करते, कह रहे रिमेनिंग फर्नीचर जो है वो 90% बुक वैल्यू पे कुमार लेके चला गया। आओ जी इसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूं, इसकी बात यहां पे कर लेता हूं आके। वापस देखो हमारे टोटल फर्नीचर कितने रुपए के थे, हमारे टोटल फर्नीचर जो थे वो यहां से देख लो 25,500 के। अब इसमें से क्वेश्चन ने बोला कि 12,000 के फर्नीचर तो क्रेडिटर्स लेके चले गए, 12,000 के फर्नीचर्स क्रेडिटर्स लेके चले गए थे। तो इसकी तो हमने पहले भी बोल दी, यहां पे भी वही बात बोलेंगे, कोई एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन अब जो रिमेनिंग फर्नीचर्स बच गए, कितने रुपए के रिमेनिंग फर्नीचर बच गए, 13,500 के। इनका क्या हुआ, इनको कुमार लेके चला गया, किस वैल्यू पे लेके गया, 90% बुक वैल्यू पे। तो 13,500 का 90% यानी 12,150, 12,150। तो ये कुमार लेके चला गया रिमेनिंग फर्नीचर 12,150 पे। तो इसकी एंट्री हमको पता है, इसकी एंट्री क्या होगी, कुमार्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस कर दें इसकी पोस्टिंग, यस बिल्कुल कर दीजिए। तो आओ यहां पे आ जाओ, बाय कुमार्स कैपिटल। तो छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें एक एक करके डालनी है हमें। फर्नीचर तो 12,150, कोरिस्पॉन्डिंगली इसको कुमार के कैपिटल में पोस्ट कर देते हैं। आओ डेबिट साइड पे टू फर्नीचर 12,150। चलो ये हो गया। और क्या बोला उसने, स्टॉक रियलाइज हुए 120% बुक वैल्यू पे, बुक डेट्स भी कैश में रियलाइज हुए, लैंड एंड बिल्डिंग भी कैश में रियलाइज हुए, और इन्वेस्टमेंट्स अमित लेके चला गया 15% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो एक काम करें, आओ जो एसेट्स कैश में रियलाइज हुए उनको पहले डाल देते हैं। तो यहां पे आ जाओ बाय बैंक, तो मैं यहीं ब्रैकेट में डाल देता हूं, चलो ऐसे डाल देते बाय बैंक। तो एक तो हो गए स्टॉक, फिर हो गया डेटर्स, फिर हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो सीधा बता रखा है 1,65,000। स्टॉक के लिए उसने बोला है 120% बुक वैल्यू पे। तो स्टॉक थे कितने रुपए के, स्टॉक थे 36,000 के, इसका 120% निकाल लो तो स्टॉक बिके 43,200 पे। और डेटर्स बोला 12,000 प्रूव्ड बैड, तो टोटल डेटर्स मेरे 60,000 के थे। तो डेटर्स की उसने जो बात बोली मैं वो बता देता हूं। डेटर्स का उसने बोला कि वैसे तो हमारे टोटल डेटर्स 60,000 के थे, लेकिन इसमें से 12,000 बैड हो गए, मतलब 12,000 के डेटर्स ने पैसा दिया नहीं। तो बैलेंस कितने डेटर्स ने पैसा दिया, 48,000 रुपीज के डेटर्स ने पूरा पैसा दिया। तो यहां कितना अमाउंट आएगा, 48,000। तो इसका टोटल कर लो, तो यार है 2,56,000, 2,56,000। इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं, इसकी क्रॉस पोस्टिंग बैंक अकाउंट में कर लेते हैं डेबिट साइड पे।
तो टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज्ड 2,56,000। $2,56,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया। और क्या पॉइंट्स है फिर? अच्छा, 2,56,200 होगा ना, क्योंकि स्टॉक 43,200 पे गए, स्टॉक 43,200 पे गए, तो 2,56,200 होगा। मैंने जल्दबाजी में 43,000 कैलकुलेट कर दिया, जबकि 43,200 पे गए, तो यहां पे 2,56,200 होगा। चलो ये भी डन हो गया, हो गया। अब इन्वेस्टमेंट्स अमित लेके चला गया 15% डिस्काउंट पे, चलिए तो ये भी आ जाओ। तो बाय अमित कैपिटल, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट थी हमारी? ये थी 15,000 की। और अमित कितने रुपए पे लेके चला गया, कितने परसेंट डिस्काउंट पे लेके गया? 15% डिस्काउंट पे, तो -15%, यानी अमित ये लेके चला गया 12,750। और कोरिस्पॉन्डिंगली अमित के कैपिटल में पोस्टिंग आ जाएगी 2, यहां 2 फर्नीचर नहीं था, यहां 2 रियलाइजेशन होगा। ब्रैकेट में चाहे फर्नीचर लिख लेना, तो ऐसे कर लेते हैं, यहां रियलाइजेशन लिख के एसेट्स लिख देते हैं, एसेट्स टेकन ओवर। तो 12,750 हम अमित के कॉलम में डाल देते हैं। समझ आ गया? तो इससे क्या है, थोड़ी हमारी जगह बच गई। अमित के कैपिटल में इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट आ गया, और कुमार के कैपिटल में आपका जो फर्नीचर लेके गया था वो वाला अमाउंट आ गया। चलो ये भी डन हो गया। और फिर था डी के लोन की बात करी थी, तो कह रहा था हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड 7,500 कैश, रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ठीक है, लैंग्वेज का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल पॉइंट। चलो कहां करें, यहां करते हैं पॉइंट। आओ देखो क्या कह रहा है आपसे। अगर मैं डी की लोन की बात करूं, पहली बात डी का लोन एक आउटसाइडर लोन है, तो जस्ट बिकॉज डी लिखा हुआ है तो ये पार्टनर का लोन नहीं है भाई, कोई डी नाम का पार्टनर है ही नहीं, तो पार्टनर का लोन तो हो ही नहीं सकता, तो ये एक आउटसाइडर का लोन है। अब डी का लोन का अमाउंट कितना है टोटल, चेक करो। डी का लोन का अमाउंट था, आप अपने पास से चेक कर लेना, ये था 1,20,000 का, 1,20,000 का। तो उसने बोला देखो भाई, 1,20,000 का जो आधा लोन है, यानी कितना बचा 60,000, वो हमने कैसे पे करा? उसके लिए हमने प्लांट एंड मशीनरी दे दी, कुछ तो प्लांट एंड मशीनरी दे दी, और प्लस कुछ हमने कैश दे दिया 7,500 का, कुछ हमने कैश दे दिया 7,500 का। तो कह रहे भाई 1,20,000 के लोन के आधे लोन के लिए, यानी 60,000 के लोन के लिए हमने एक तो प्लांट एंड मशीनरी दे दी, प्लस ऊपर से हमने कैश भी दे दिया 7,500 का। तो भाई प्लांट एंड मशीनरी दी लोन पे करने के लिए, इसके लिए मैंने आपको क्या सिखा दिया भाई, जब कोई एसेट से लोन पे होता है या कोई लाइबिलिटी पे होती है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। हां, लेकिन वो कैश लेके गया उसकी एंट्री होगी, कैश दिया उसकी तो एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले बात क्लियर हो गई। अब बैलेंस लोन के लिए क्या बोला उसने, बैलेंस बचा 60,000 का ही लोन, रिमेनिंग हाफ। उसके लिए उसने क्वेश्चन ने बोला कि रिमेनिंग जो हाफ लोन है वो हमने 10% के डिस्काउंट पे करा, यानी कितना पे करा आपने? इसका 90% पे करा, इन अदर वर्ड्स दैट इज 54,000 पे करा। इसकी भी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग दोनों की सेम एंट्री हो रही है, क्यों अलग अलग करूंगा? मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, क्योंकि दोनों के लिए एंट्री तो वही बन रही है, रियलाइजेशन टू कैश, मतलब रियलाइजेशन टू बैंक बोलना चाहिए, सवाल में बैंक है तो मुझे यहां बैंक बोलना चाहिए। तो कर लो, दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ के कितना आएगा? 61,500, 61,500। तो ये हम लोग डाल देंगे अपने पास
अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, अपने लेजर्स में। तो आओ, तो पहले बैंक अकाउंट दिख गया तो यहीं डाल देते बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया डी का लोन। तो ये कितना आया था 61,500। और कोरिस्पॉन्डिंगली इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में भी डाल देंगे टू बैंक डीज लोन 61,500। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ, और इनको हमने एक महीना पहले पे कर दिया 6% पर एनम के डिस्काउंट पे। आओ, तो ये तो सिंपल है, इसको मैं सीधा यहीं कर लेता हूं टू बैंक बिल्स पेबल। तो बहुत सिंपल है, इसको मैं यहीं करके दिखा देता हूं। तो देखो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी थी कितनी की 12,000 रुपीज की, लेकिन हमें डिस्काउंट मिल गया। इसको एक महीने बाद पे करना था, एक महीने पहले पे कर दिया तो 6% पर एनम का डिस्काउंट मिला। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला 12,000 इंटू 6% इंटू एक महीने का डिस्काउंट, दैट इज 1/12। बात समझ आ गई। तो बस इतना पॉइंट है, बाकी जगह वो हर जगह फ्लैट परसेंटेज बताता था, पर एनम नहीं बताता था, इसलिए हम मंथ्स में कैलकुलेशन नहीं करते थे। बट बिल्स पेबल के लिए उसने बता दिया, एक तो कि 1 मंथ पहले हम पे कर रहे हैं, और जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 6% पर एनम का मिल रहा है। इसलिए अब हमें एक महीने का इसमें प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो 12,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12, तो 60 रुपीज का डिस्काउंट आ रहा है। तो मतलब फाइनल अमाउंट हमने जो पे करा वो पे करा 11,940। 11,940 का अमाउंट हमने पे करा। ठीक है, अच्छा और क्या बचा? सारे पॉइंट्स हो गए क्या? पहले हमने यहां से देखना है। सारे पॉइंट्स हो गए हमारे एक्सेप्ट फॉर एक पार्टनर का लोन है, वो अभी मैंने पेंडिंग छोड़ा है, वो मैं लास्ट में डील करता हूं। इसके अलावा सारे पॉइंट्स हो गए हमारे। यस, अब सबसे पहले चेक कर लो कि क्या सारी लाइबिलिटीज पे हो गई। चेक कर लो। तो लाइबिलिटी साइड में हमने क्या क्या ट्रांसफर करा था? एक हमने लोन फ्रॉम डी ट्रांसफर करा था, ये पे हो गया। ट्रेड क्रेडिटर्स पे हो गए, बिल्स पेबल पे हो गए। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये नहीं पे हुआ। तो हमने क्या सीखा था भाई? अगर कोई लाइबिलिटी क्वेश्चन ना बताए पे हो रही है कि नहीं हो रही, किस वैल्यू पे हो रही है, तो हम क्या ज्यूम करते हैं कि भाई ये बुक वैल्यू पे ही पे हो गई कैश में, तो इसको हमें अपने आप पे करना पड़ेगा। तो आओ टू बैंक आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इस पे मैं एक स्टार भी लगा लेता हूं क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कितने रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी है? ये है 7,500। पहले क्लियर हो गया। अच्छा, अब कुछ नालायक बच्चे कहते हैं सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये भी तो पे करो। तो जो प्रोविजन एसेट के अगेंस्ट बनाया है, कोई ये ऐसी लाइबिलिटी थोड़ी होती है जो हम कैश में पे करेंगे। ये तो हम प्रोविजन बनाते ही अपनी एसेट की वैल्यू कम करने के लिए बनाते हैं, कि कल को हमारी डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, उसके अगेंस्ट हम बना लेते हैं। अब उसका इफेक्ट तो हमने ऑलरेडी ले लिया ना, जब हमने डेटर्स को ऑलरेडी बैड डेट्स माइनस करके ही रियलाइज करा, तो हमने इसका मतलब अपनी एसेट की वैल्यू कहीं ना कहीं कम कर ही दी। तो अब ऐसा थोड़ी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट किसी को आप बैंक से पे करोगे। तो भाई जो एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन बनते हैं किसी को पे नहीं होते कैश में, ये फ्यूचर में एसेट की वैल्यू गिराने के लिए होते हैं। तो ये तो हमने बस डेबिट करके यहां खत्म कर दी प्रोविजन की लाइबिलिटी, उसका काम वहीं खत्म हो गया। तो आंख बंद करके रट के नहीं करना, बिल्कुल अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना है। तो कई बच्चे पूछते हैं सर प्रोविजन भी तो पे करो, आपने जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करा इसको भी पे करो क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो भाई ऐसे नहीं, आंख बंद करके नहीं, लॉजिकली सोचना है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब हमारी सारी लाइबिलिटीज पे हो गई। एसेट्स चेक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एसेट्स अगर कोई ऐसा रह भी गया होगा जो रियलाइज नहीं हुआ होगा तो हमें वो करना भी नहीं है रियलाइज, क्योंकि हम यही अज्यूम करते हो उस केस में वो रियलाइज नहीं हुआ। लाइबिलिटीज चेक करना थोड़ा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो अब चेक कर लेते हैं भाई प्रॉफिट लॉस की क्या सिचुएशन हो रही है। तो मैं चेक करता हूं। बहुत सारे आइटम्स हैं,
-61,500 -11,940 -70,500। एक बार जरा कैलसी पे फिगर थोड़ी गड़बड़ होगी। -135, 45, 25,500, 15, 60, 36, 3, 15, 18, 61,500, 11,940, 7,500। चलिए, तो प्रॉफिट बच रहा है सर हमारा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 23,160। टोटल क्या आप कर लेंगे अपने आप या सर ये लिखें? क्या टोटल करके आप एक बार लिख लोगे? क्योंकि मैंने टोटल की फिगर थोड़ी सी देखी नहीं अभी। चलो, तो टोटल इसका वैसे आएगा 456,600। तो ये आप चेक कर लेना, यही इसका टोटल आना चाहिए। और इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में, अमित, सुमित, कुमार। रेशियो इनका था 2:2:1 का, रेशियो 2:2:1 था, यस। तो डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 9264। इसका भी आएगा 9264 और इसका आएगा 4632। तो इसको ट्रांसफर भी कर देंगे इधर बाय रियलाइजेशन। तो ये प्रॉफिट है, अलग से करके दिखाना है, ठीक है, मिलाना नहीं ऊपर वाले रियलाइजेशन में। 9264, 9264 और 4632। बाप रे बाप। तो पहले तो लंबी गहरी सांस ले लो। बड़े अच्छे से हमने सारे रियलाइजेशन के जो पॉइंट्स है वो यहां पे कवर कर लिए, ठीक है। अब खाली एक पॉइंट रह गया जो कि है कुमार के लोन का। उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज पूरी तरह से हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, पहले अमित और सुमित का हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल लास्ट में कुमार के लोन का पॉइंट उठाना चाहता हूं ताकि आपको बहुत साफ साफ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको दिख जाएगा, मतलब जो लॉजिक है उसकी पॉइंट का वो आपको दिख जाएगा लास्ट में। तो पहले अमित का टोटल करके इसको क्लोज कर देते हैं। 92064 टोटल आ रहा है, 92064। तो बैलेंस कितना बच रहा है? 79314। तो इसको हम लिखते हैं टू बैंक, ठीक है। इसी प्रकार से सुमित का भी देख लो, टोटल आ रहा है 89064, 89064। इसका बैलेंस भी इतना ही बचेगा, 89064, ठीक है। इसको पे भी कर देते हैं, मतलब इसकी यहां पे क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेते हैं बाय अमित कैपिटल बाय सुमित कैपिटल। 79314 और कितना था? 79314 एंड 89064। डन हो गया। अब बचा हमारे कुमार का लोन। अब हमारा बचा कुमार का लोन। अब देखो मेरा पॉइंट समझना, अब आप लिखना मत, सिर्फ समझना बात को। कुमार के लोन को अगर मैं अभी फिलहाल इग्नोर करके देखूं, कुमार का बैलेंस बच कितना रहा है, तो सर कुमार का बैलेंस बचने वाला है इधर ही, अगर आप नोट करोगे। यानी कुमार का वैसे भी डेबिट बैलेंस ही चल रहा था, नेगेटिव कैपिटल चल रहा था, अभी भी डेबिट ही आने वाला है बैलेंस। तो जो भी बैलेंस बचेगा वो कुमार को लेके आना पड़ेगा कैश में। तो जो भी बैलेंस बचेगा हम उसको बाय बैंक करके लिखेंगे। तो अभी मैं जरा लिखना कुछ भी मत, बिल्कुल आप सिर्फ बात को समझना। मैं पहले चेक कर रहा हूं कितना बैलेंस बच रहा है। 12,150 माइनस 12,300 माइनस 4632। तो देखो बैलेंस अभी बच रहा है 27618 का। अभी यहां बैलेंस बच रहा है 27618 जो कैश में कुमार लेके आएगा। इसके अलावा कुमार का लोन कितना है, अब जरा चेक करो। कुमार का लोन कितना था?
जो हमने फिलहाल इग्नोर करा था, सर 15,000 का लोन था, सर 15,000 का लोन था 15,000। अब खुद सोचो, वैसे यस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर में बताया था कि पार्टनर का लोन हम कैश में यूजुअली सेटल कर लेते हैं। वो इसलिए लिखवाया था बिकॉज यूजुअली पार्टनर के क्रेडिट बैलेंसेस ही होते हैं। अब लेकिन इस सिचुएशन में देखना, हम कह रहे हैं कुमार भाई से कि कुमार भाई देखो, तुम्हें अपने कैपिटल के लिए 27,618 रुपए लेके आने हैं, और फिर मैं कह रहा हूं कुमार भाई देखो मेरे को तुम्हारे 15,000 का लोन देना है। पॉइंट समझ में आ रही है? तो ये फर्म है, ये पार्टनर है। तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कुमार से, पार्टनर से, कि तुम 27,618 रुपए लेके आओ, और फिर हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तेरे लोन के हमको देने हैं 15,000 रुपए। तो क्या ये थोड़ी बेवकूफी नहीं दिख रही कि भाई एक ही पर्सन है, उससे पहले मंगवा रहे हैं 27,618 रुपए और 15,000 रुपए फिर पे भी कर रहे हैं, तो डबल डबल लेन देन क्यों कर रहे हैं? क्या एक लॉजिकल तरीका हो सकता है इसी अमाउंट को सेटल करने का? क्या मैं ये कह सकता हूं कुमार भाई एक काम कर, तुझे घर से 27,618 रुपए लाने हैं, लेकिन मैंने तेरे को तेरे लोन के 15,000 भी देने हैं, तो तू एक काम कर, तू नेट में 12,618 रुपए लेके आ जा, तो तेरा लोन का हिसाब भी क्लियर और तेरा कैपिटल का भी पैसा आ गया। तो क्या ये लॉजिकल नहीं है कि भाई हम नेट अमाउंट उससे मंगवा ले? आई होप ये पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, और इसी के लिए मैंने ये लास्ट के लिए छोड़ा भी था। इसीलिए इस सवाल में क्या बेटर अप्रोच है जो मैं बोलूंगा कि आप फॉलो भी करना। हाँ सर ने कॉन्सेप्ट में कुछ और लिखवाया, लेकिन कुछ लॉजिकली बातें क्वेश्चन से ही समझ आती हैं। क्या आप करना फॉलो, आप बोलना देखो मैं बोलता हूं जो लोन का अमाउंट है वो सीधा कैश में पे करने से अच्छा उसको कुमार के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लो। तो टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट, ये टू कुमार्स लोन अकाउंट, सॉरी, ये मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया सर, आपको मैं एंट्री में मैंने सिखाया ये था कि आप एंट्री ऐसी कर लेना, कुमार्स लोन टू बैंक। मैंने आपको ये एंट्री सिखाई थी, टू कैश है बैंक। कितने रुपए का लोन था? ये था सॉरी मैं गलत जगह पोस्ट करने लग गया ना समझाने के चक्कर में, एक मिनट। मैंने आपको एंट्री सिखाई थी कुमार लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितने रुपए का लोन है? 15,000। तो आप चाहो तो ये एंट्री कर सकते हो। अगर आप ये एंट्री करो तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय कुमार लोन लिख देना है। लेकिन आप करो क्या, इसको बैंक से अलग अलग से सेटल करने की जगह आप इसको कुमार के कैपिटल से सेटल कर लो, टू कुमार्स कैपिटल। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी पोस्टिंग इधर आ जाएगी, बाय कुमार्स लोन 15,000 की। और चेक कर लेना, अगर आप चेक करोगे इसका बैलेंस बचेगा कितना, देख लो, चेक कर लेना, 12,150। तो टोटल आ रहा है 44,550। तो -12,300 -4,632 -15, तो देखो बैलेंस बच कितना रहा है? 12,618। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुमार से नेट में 12,618 रुपए मंगवा रहा हूं, जो मैंने आपको लॉजिकली भी बताया कि देखो ज्यादा सही चीज ये है कि हम सीधा सीधा उसे नेट फिगर मंगवा ले 12,618। 27,618 मंगवाने तो उसमें से मैं उसका लोन का अमाउंट एडजस्ट कर दूं 15,000 का, और नेट में 12,618 मंगवाऊं, तो दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट। लेकिन आप चाहो तो इसको बैंक से भी कर सकते हो भाई। अगर आप बैंक से करोगे तो भी आपका अल्टीमेट इफेक्ट सेम ही आएगा। हाँ, यहां पे बाय बैंक वाली फिगर अलग हो जाएगी, यहां पे बाय बैंक वाली फिगर अलग हो जाएगी, लेकिन यहां पे जब आप अमाउंट डालोगे तो आपका नेट में अमाउंट सेम ही हो जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो मैं आपको ज्यादा एक बेटर, ज्यादा लॉजिकल, क्योंकि एज अ सीए आपको लॉजिकली चीजें बेटर वे में करनी है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कल को आप क्या एडवाइस दोगे ऐसे केस में? क्या आप ये बोलोगे फर्म को कि नहीं नहीं तुम पहले 27,618 मंगवाओ फिर 15,000 दो, या उनको लॉजिकली एज अ प्रोफेशनल बोलोगे अरे यार क्या मंगवा रहे हो, दे रहे हो, सीधा सीधा नेट में 12,618 मंगवाओ? आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यही तो एडवाइस दोगे कल को। तो अकॉर्डिंगली मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप ऐसे ही करो। बाकी आप कैसे भी कर सकते हो, आप पे मार्क्स ना डिडक्ट होने, ना आपका आंसर कोई
डिफरेंट आएगा। बैंक अकाउंट आपका टैली होना ही होना है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो देखो हम यहां पे सीधा सीधा लिख देंगे बाय कुमार्स कैपिटल, ठीक है। तो ये कितना है 12,618। अब आप अपना बैंक अकाउंट टैली कर सकते हैं, ये आपका टैली हो जाना चाहिए। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 269,700, और क्रेडिट साइड का भी टोटल चेक कर लेते हैं। एक मिनट, कोई एक चीज रह गई मेरे को लग रहा है डालने से। हाँ एक चीज रह गई ना सर, एक चीज तो भूल गए डालना। क्या? एक तो हमने ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500 की पे करी, ये शायद नहीं डाली या डाल दी थी, नहीं डाली थी ना, तो ये भी तो आएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये पे कर की थी हमने 7,500 की। और कुमार का कैपिटल, कुमार तो पैसा लाया ना, उसको पे थोड़ी करा, तो उसका यहां पे पोस्ट होगा, ठीक है, टू कुमार्स कैपिटल, क्योंकि वो तो पैसा लाया डेबिट साइड पे 12,618। तो अब आपका बैंक का टोटल कितना आ गया तो टोटल आ रहा है 282,318। मैं लिख देता हूं 282,318, अब सही आ जाएगा। हमने एक लाइबिलिटी और नहीं पोस्ट करी थी, ये वाली बिल्स पेबल की 11,940। ये लाइबिलिटी भी शायद मेरे से मिस हो गई पोस्ट होने से, 11,940। तो मैं यहां पे घुसा देता हूं थोड़ा सा, या यहां क्यों घुसाऊं, साफ साफ नीचे ही करता हूं। चलो एक मेरे से लाइबिलिटी और मिस हो गई बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी सर? बिल्स पेबल की 11,940। तो आप चेक कर लेते हैं। टू 82,318, अब टोटल सही आ गया, ठीक है। तो दो चीजें मुझसे मिस हो गई थी, दो तीन चीजें। पहली, और ये आपसे भी हो सकती है, भाई मुझसे हो रही है तो आपसे पक्का होगी एग्जाम में, मान लो, ठीक है। मेरे से हो रही है यहाँ बैठे बैठे, जबकि मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर भी नहीं है कि मेरे को इतने टाइम में क्वेश्चन करना है। आपके ऊपर तो प्रेशर होगा इतना ज्यादा, तो आपसे पक्का पक्का होगी गलती। क्या क्या? एक आउटस्टैंडिंग सैलरी पोस्ट करने से डाल दी थी, वो जो हमने अपने आप पे करी थी। एक हमने बिल्स पेबल भी पे करा था डिस्काउंट कैलकुलेट करके, वो डालना मुझसे रह गया था। और इसके अलावा कुमार्स का कैपिटल, चलो वो तो मैंने गलती से इधर फ्लो में डाल दिया था, वो इधर आना था जब, क्योंकि वो पैसा लेके आ रहा था, ठीक है। लेकिन आई होप जो भी है भाई, ठीक है, हमें समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स थे, वो क्या हमको समझ आए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर से कुछ और नई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट सीखेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, जहां पे एक गार्नर वर्सेस मरे का हमें रूल सीखना होता है कि गार्नर वर्सेस मरे का जो रूल निकल के आया है, कोर्ट केस है, बेसिकली एक कोर्ट की जजमेंट है जिसको हमें अप्लाई करना होता है। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन जो हमने आज करे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा, अगर आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करने में मजा आया, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक्स दे सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।